जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी पार्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स। इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं ना। अब इस वीडियो में जो टॉपिक्स बचते हैं ना फ्रेंड्स, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, जो कि है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है ना। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं जो 2 वीडियोस, तभी जाके ये जो आज की वीडियो है ना वो आप कंटिन्यू करिए। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के को लेके है ना, अगर आपको कोर कंसेप्ट समझना है ना फ्रेंड्स, तो आपको बेसिस कंसेप्ट बहुत ही जरूरी होते हैं। 10 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना बच्चे, वो भी वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक्स किया है ना पांच में, जो दूसरे 2 वीडियो है वहां जाके आप देखिए, वो बहुत ही जरूरी है, तभी जाके ये वीडियो आपको समझ में आ जाएंगे ना। चलिए फ्रेंड्स, आज यहाँ से करना है। पिछले के वीडियो में यहाँ तक किया था मैंने, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, वो क्या होता है, वो मैंने आपको पहले से ही डिस्कस कर चुका था। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, जब लैंड डिग्रेड हो जाते हैं ना, तो इस लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे कंजर्व करेंगे ना, इसके क्या क्या मेजर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। यानी कि जो हम पास्ट से जो हम लैंड यूज कर रहे हैं ना, वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे ना। जैसे कोई लैंड होगा, वहां पे हम यही लैंड पे, यानी कि यही यही लैंड है जो हमने पास्ट में भी यूज करते थे और जाके फ्यूचर में भी इसी लैंड पे रहना है ना। ये तो आप समझ सकते हो। यानी कि 90% जो हमारे बेसिक नीड्स जो है ना फ्रेंड्स, चाहे वो हमारा फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, हम कहाँ से लेते हैं? लैंड से। ये आप समझ सकते हो। यानी कि 90% जो हमारे नीड जो है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ से आ रही है? हमारे लैंड से। यानी कि लैंड कंजर्वेशन कितना जरूरी है, यहाँ से आप समझ सकते हो। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ना फ्रेंड्स, जो हम धरती पे काम करते हैं ना, बहुत सारे बिल्डिंग्स, रोड, सब कुछ हम धरती पे ही करते हैं ना, लैंड के ऊपर। ये डिग्रेड हो रहा है, ये तो हमने डिस्कस किया था। इसके साथ जो है ना फ्रेंड्स, जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं ना लैंड सरफेस पे, बट ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्स टू कॉज डैमेज टू लैंड। यानी कि जब हम, जैसे कहीं पे आप माइनिंग कर रहे हो, खनन कर रहे हो ना, उसके लिए क्या करना है? जमीन को खोदना है ना फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे डिफोरेस्टेशन होगा, यानी कि पेड़ को काटे जाएंगे। जब पेड़ काटे जाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो, जब बारिश होगा ना फ्रेंड्स, बारिश अपने साथ क्या करेगी? जमीन को काट के लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो यहाँ पे ऑलरेडी डिफोरेस्टेशन किया है। तो इससे क्या होगा? जब हमने ह्यूमन एक्टिविटीज किया, उसके बाद जब नेचुरल के जो फोर्सेस होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे आप बारिश बोल सकते हैं, विंड बोल सकते हैं, ग्लेशियर्स बोल सकते हैं, जब यहाँ पे हमने खनन के लिए, माइनिंग के लिए डिफोरेस्टेशन किया, तब बारिश हुई। बारिश क्या करेगी? अपने साथ जमीन को काट के लेके जाएंगे। तो ये क्या हुआ? नेचुरल फोर्सेस जो है ना फ्रेंड्स, इसको, नेचुरल फोर्स जो है ना, अपने साथ, पहले तो हमने डैमेज इंसानों ने कर दिया। जब नेचुरल फोर्स आएंगे ना, उसके बाद ये ज्यादा से ज्यादा और भी डैमेज हो जाएंगे हमारे लैंड, है ना। यानी कि बोलने का मतलब यही है, क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। यानी कि हम वहां पे खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, ये तो हम करते ही है। इसके साथ साथ बट हैव आल्सो एग्रीवेट द पेस ऑफ नेचुरल फोर्स टू कॉज डैमेज टू लैंड। यानी कि इसका वजह बन जाता है, किसका? हमारे एक्टिविटीज का, ह्यूमन एक्टिविटीज का एक वजह बन जाता है कि नेचुरल फोर्स जो है ना फ्रेंड्स, वो और भी ज्यादा हमारे लैंड को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। जहां पे हमने डिफोरेस्टेशन की एग्जांपल ली कि भाई अगर कहीं पे माइनिंग चल रहा है, वहां पे डिफोरेस्टेशन करना है। जब डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटे जाएंगे, तो ज्यादा बारिश जब होंगी ना फ्रेंड्स, बारिश के टाइम, आप बोल सकते हैं मानसून के टाइम, बारिश अपने साथ क्या करेगी? जमीन को काट के लेके जाएगी। तो ये नेचुरल फोर्स को ये वजह बन गई ना, क्यों? हमारी एक्टिविटीज की वजह से। आप समझ सकते हो। अब जो है ना फ्रेंड्स, जैसे कि सम ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग करना, है ना, लाइफ स्टॉक्स को जहाँ पे हम चराने ले जाते हैं ना बहुत ज्यादा, फिर वो लाइफ स्टॉक जो है ना फ्रेंड, जैसे कि भेड़ बकरी, वो क्या करते हैं? घास को जो है ना वो जड़ से उठा के लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ओवर ग्रेजिंग जब करेंगे ना, तो लैंड डिग्रेड हो जाएंगे। जब बारिश होंगे, जब जड़ नीचे से उठा निकाल के लाएंगे ना फ्रेंड्स, ये भेड़ बकरी, तो ये क्या होगा? जब बारिश होगी ना, तो जमीन अपने साथ क्या करेगी? बारिश काट के लेके जाएगी ना। तो ये ओवर ग्रेजिंग में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। माइनिंग, जहाँ पे हम खनन करते हैं, क्वायरिंग करते हैं, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि ये सब क्या वजह बन जाते हैं हमारे लैंड डिग्रेडेशन में। इतना तो आप समझ सकते हो।
यहाँ पे माइनिंग साइट्स होता है ना फ्रेंड्स, खनन जहाँ पे करते हैं, आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस फॉर ओवर बर्डनिंग, है ना। यानी कि जहाँ पे हम खनन करते हैं ना, वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हम खोदते हैं तो लैंड के ऊपर और भी ज्यादा बर्डन पड़ेगी, है ना। जैसे कि आप देखिए स्टेट्स लाइक झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एंड उड़ीसा के अंदर जो है ना फ्रेंड्स, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग है कॉस्ट सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि इन स्टेट्स में आप बोल सकते हो, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे हमने क्या किया है ना फ्रेंड्स, डिफोरेस्टेशन पे इंतहा किया है, यानी कि पेड़ों को हमने बहुत ज्यादा काट लिया ना। क्यों, हमें माइनिंग तो करना ही है ना, खनन करना है, हमें मिनरल्स निकालने हैं, कोल डिपोजिट, कोल चाहिए, है ना। तो इससे क्या हुआ ना फ्रेंड्स, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि इससे बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड को हमने बहुत ज्यादा डिग्रेड किया ना। इसके साथ कुछ स्टेट्स है, जैसे आपके गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में क्या किया है ना फ्रेंड्स, हमने बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग की है ना। यानी कि हमारे जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा लाइफ स्टॉक्स हम यूज उनके ओवर ग्रेजिंग के लिए लेते हैं ना, तो वो वहां पे ओवर ग्रेजिंग करते हैं। तो ये अपने आप में एक रीजन है क्या, इन स्टेट्स में किसका, लैंड डिग्रेडेशन का, ये आप याद रखिए। अब और कुछ स्टेट्स है फ्रेंड, जैसे आपके पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, वेस्टर्न यूपी हुआ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में क्या किया है ना फ्रेंड्स, ओवर इरिगेशन किया है। यानी कि हमने जितना जमीन को चाहिए ना पानी, उससे ज्यादा डाल दिया ना। इससे क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ना। यानी कि आप 12 साल, पूरे 12 महीने लैंड को, जमीन को पानी के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, लैंड डिग्रेड हो जाएंगे ना। क्यों, वहां पे वाटर वाटर लॉगिंग हो जाएंगे ना, वहीं पे पानी जब जमे रहेंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएंगे। इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्काइनिटी इन द सॉइल, है ना फ्रेंड्स। अल्काइनिटी इन द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर इससे क्या इंक्रीज होता है, खारा जो है ना फ्रेंड, नमक से ये बढ़ जाते हैं। जब हम कहीं पे पानी को स्टोर करके रखेंगे ना, तो ऑब्वियसली वहां से इवोपरेशन हो जाएंगे, इवोपरेट जब हो जाएंगे तो वहां पे सॉइल में ना सैलिनिटी बढ़ जाएंगे, उससे उसके बाद अल्काइनिटी उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इतना तो आप समझ सकते हो। द प्रोसेसिंग लाइक, जैसे कि हम जहाँ पे ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, जहाँ पे हम लाइमस्टोन का जो ग्राइंडिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो, इसके लिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, एंड कल्साइड एंड सोपस्टोन जो है ना फ्रेंड्स, इसके लिए सिरामिक इंडस्ट्री जहाँ से होता है ना फ्रेंड्स, वहां पे क्या होता है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट जो है ना वो एटमोसफियर में चले जाते हैं। अब उससे क्या होता है देखिए, इसके बाद क्या होगा, जब एटमोसफियर में जाएंगे, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन वाटर इनटू द सॉइल। यानी कि जब बारिश होंगे ना, बारिश अपने साथ वो जो डस्ट है ना अपने साथ लेके आएंगे, और वो जमीन के अंदर चले जाएंगे ना, सॉइल में वो चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, लास्ट में हम उस सॉइल को हम यूज कर, मतलब अलग अलग प्रकार में हम फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फिर वो हमारे अंदर भी जाते हैं ना, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना फ्रेंड्स। इन द रिसेंट ईयर्स, इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, जो इंडस्ट्री से जो एफुलेंट्स निकालते हैं ना, वेस्ट, उससे क्या होता है, बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री जहाँ पे होता है ना फ्रेंड्स, फैक्ट्री होते हैं, तो फैक्ट्रियों से क्या निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं। जब वो वेस्ट है ना फ्रेंड्स, हम जमीन के ऊपर छोड़ देंगे, हम वाटर बॉडीज के अंदर डाल देंगे, तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन निकल निकल जाएंगे ना। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम से फ्रेंड्स हमारे देश के अंदर है ना, ये आप समझ सकते हो। तो इन चीजों को हमें कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। अब इसके लिए क्या है ना फ्रेंड्स, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रकार के हम तरीके ढूंढ सकते हैं ना। जैसे कि एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, जब हम देखिए पेड़ काटे ना, एक पेड़ काटने की बजाय आप 10 पेड़ लगा सकते हैं ना, एफोरेस्टेशन करना। जब हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं ना, तो हम उस ओवर ग्रेजिंग को एक मैनेजमेंट तरीके से, है ना, एक ढंग के तरीके से हम ग्रेजिंग कराना है ना लाइफ स्टॉक्स को, टू सम एक्सटेंट। उसके बाद प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि इस तरह से प्लांट्स लगाना, शेल्टर्स है ना, इसको बोलते हैं लाइन, है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे हम लाइन से प्लांट्स को, ट्रीज को प्लांट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं शेल्टर बेस। ओवर ग्रेजिंग को हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेना, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, यानी कि सैंड ड्यून बनने से, जैसे देखिए जब हम शेल्टर बेल्ट लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा, मिट्टी अपने साथ यहाँ से, जैसे यहाँ से विंड ब्लो हो रही है ना, जब विंड यहाँ से ब्लो हो रही है ना, तो ये शेल्टर बेल्ट क्या करेंगे, विंड को रोक के रखेंगे। तो आगे जो आपके फील्ड होगा ना, कोई लैंड का पीस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड होगा, तो वो जमीन में मिट्टी जो है ना उड़ के और दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, तो उससे क्या होगा, सैंड ड्यून बनने से बच जाएंगे ना। अब से जहाँ पे स्टेबलाइजेशन सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुश,
ऑफ सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। यानी कि एरिड एरियाज में क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा विंड ब्लो होती है, तो क्या होगा, विंड ब्लो होती है तो हमें क्या करना होगा, शेल्टर बेल्ट लगाना होगा। शेल्टर बेल्ट अभी मैंने आपको बोला, ट्रीज को प्लान करना लाइन से ना, इस तरह से। तो जब विंड ब्लो होगी ना फ्रेंड्स, तो विंड का स्पीड, वो जो आपके ट्रीज है ना, वो उस विंड के स्पीड को कम करेगी, तो मिट्टी जो है ना यहाँ वहां से उठने से बच जाएगी ना, तो इससे स्टेबल हो जाएंगे सैंड ड्यून बनने से, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स। यानी कि जो वेस्टलैंड होता है ना, वो क्या होता है, वो मैंने आपको पिछले की वीडियो में डिस्कस किया था, उसको प्रॉपरली मैनेज करना। यानी कि कोई वेस्टलैंड कहीं पे होगा, उसको मैनेज करके रखना है ना। हम वहां पे सारा जब गंदगी सब वहां डालने से है ना, इन चीजों से मैनेज करके रखना। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, खनन को थोड़ा कंट्रोल करना। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट आते हैं ना फ्रेंड्स, उसको प्रॉपरली कहीं पे डिस्चार्ज कर लेना। ये नहीं कि कहीं से उठा के हमने सब कुछ वाटर बॉडीज में डाल दिया, जो हमें मन में आया कहीं पे छोड़ देना, नहीं, कहीं पे कुछ प्रॉपर डिस्चार्ज छोड़ देना है, डिस्पोज करना है ना, उसको जमीन के अंदर गाड़ दे के रखना हो। तो ये आप समझ सकते हो। Waste after treatment है ना फ्रेंड्स, कैन बी रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। तो इस तरह से हम लैंड डिग्रेडेशन से बच सकते हैं ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। आई होप आपने यहाँ तक समझे होंगे। आप जैसे मान के चलिए एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन जब हो रहा है ना, उसको मैनेज कैसे करेंगे हम, एफोरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग जब हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रहा है ना, तो उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स आप एग्जाम में भी आंसर लिख सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स सॉइल एज ए रिसोर्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे लैंड एज ए रिसोर्स, अब देखेंगे सॉइल को लेके क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी में, है ना। अब सॉइल जो है ना फ्रेंड्स, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। अब क्या होता है वो हमने आपको कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना, पिछले के 8 से लेके इवन के 10 जो पिछले भी वीडियो है, कई बार आपके साथ मैंने डिस्कस किया है कि भाई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। अब प्लांट क्या है, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। सॉइल जो सॉरी फ्रेंड्स, सॉइल क्या है, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। यानी कि मीडियम प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे जो बेसिक चीज है ना, वो क्या होना चाहिए, सॉइल होना बहुत ही जरूरी है ना। यानी कि प्लांट ग्रोथ का जो मीडियम है ना, वो कौन है, आपके सॉइल, आप समझ सकते हो। अब इसके साथ साथ सॉइल क्या है, सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कीड़े मकोड़े होता है ना फ्रेंड्स, इनको भी सपोर्ट करते हैं आपके सॉइल के अंदर। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जहाँ पे आपके जमीन होते हैं ना, जब आप वहां से हार्वेस्टिंग के जब हार्वेस्ट करते हो फसल को, है ना, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा सॉइल के अंदर होते हैं ना, तो ये सपोर्ट करते हैं, हमारे सॉइल ही है जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या, उनकी जिंदगी को सपोर्ट करते हैं, ये आप समझ सकते हो, हमारे धरती के ऊपर, है ना। इसके साथ साथ सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, यानी कि इन सारों को है ना, एक है ना, आप समझ सकते हो प्लांट के लिए एक मीडियम है, प्लांट के ग्रोथ के लिए, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सपोर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सॉइल एक लिविंग सिस्टम है ना। इट टेक्स, यानी कि सॉइल बनने के लिए ना फ्रेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, जमीन आपने देखा होगा, ऊपर का जो लेयर है ना, जहाँ पे हम फसल उगाते हैं, जहाँ पे घास होते हैं, ग्रासेस होना, ये इतने सारे थिकनेस ऑफ सॉइल को बनने के लिए आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल देखिए, यहाँ से पता चल जाता है कितना जरूरी है। यानी कि मिलियंस ऑफ सॉइल टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। यानी कि बोलने का यही मतलब है, यानी कि इतना है ना उसका, ना फ्रेंड्स, इतने मतलब जहाँ से हमें फसल निकलते हैं, ग्रास उससे होते हैं, इसको बनने के लिए आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स, मिलियंस ऑफ यानी कि करोड़ों लाखों साल लगते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कितना जरूरी है ना। अब इसका मतलब जो है ना फ्रेंड्स, क्या क्या फैक्टर्स है जिससे सॉइल बनते हैं, वहां का रिलीफ, कि भाई मोन्टेनस है कि प्लेन है कि क्या है ना। पेरेंट रॉक क्या है, कि भाई जिस रॉक से ये बनी है ना, इग्नियस रॉक है कि मेटामॉर्फिक रॉक है कि सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, या बेड रॉक किस रॉक से बनी है ना। पेरेंट रॉक उसका क्या है, क्योंकि सॉइल जो है ना फ्रेंड्स, वो कैसे बनती है, कंकर चट्टान टूटने से है ना बनते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। तो इसका पेरेंट रॉक क्या है, यानी कि ये किस रॉक से बनी है, जिसको हम कहते हैं पेरेंट रॉक। क्लाइमेट क्या है, वहाँ का क्लाइमेट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स। वेजिटेशन क्या है, वहाँ की वेजिटेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये यानी कि ये सारे ना फ्रेंड्स, इवन की वेजिटेशन, लाइफ, वहाँ का जो है ना फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक जो चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना फ्रेंड्स।
तो इसके साथ साथ टाइम टाइम तो सब चीज में लगता है। ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके फॉर्मेशन के लिए, सॉइल बनने के लिए ना, ये आप समझ सकते हो। अब वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एस, जैसे कि बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे आपके टेम्परेचर बोल सकते हैं, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी कि आपके टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हो, जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वहां पे आप बोल सकते हो चट्टाने भी जल्दी टूट सकते हैं ना। इसके साथ साथ आपके एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, यानी कि मैंने आपको पिछले के वीडियोस में भी, यानी इसके लिए प्ले लिस्ट में भी वीडियो मिल जाएंगे फ्रेंड्स। क्या करेंगे, जमीन अपने साथ पानी जो है ना वो काट के लेके आएंगे, और इससे क्या होता है, सॉइल बनेंगे ना, कहीं पे वो जाके डिपॉजिट करेंगे, तो इससे बनते हैं। विंड है ना, विंड में भी यही होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके सॉइल बनाते हैं, सॉइल के लेयर्स बनते हैं। ग्लेशियर्स भी, इवन की एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, जो जमीन के अंदर डिकम्पोजर्स होता है ना फ्रेंड्स, वो भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए बहुत ही अपने आप में रोल प्ले करते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। इसके साथ जो केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस जो आपके अंदर सॉइल के अंदर होता है ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही जरूरी है। जो केमिकल चीजें जो सॉइल के अंदर होते हैं ना, वो भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, या समझ सकते हो। अब सॉइल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं ना, ठीक है। ऑर्गेनिक चीजों को जो सॉइल के अंदर होते हैं ना, इन सारों को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। एंड इनऑर्गेनिक जो चीजें मटीरियल्स सॉइल के अंदर होते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। इनऑर्गेनिक के साथ साथ क्या होते हैं सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, आप याद रखिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, जो हमने फैक्टर्स ऊपर डिस्कस किया था फ्रेंड्स, सॉइल फॉर्मेशन, कलर, जैसे कि कुछ फैक्टर्स है आपके सॉइल के फॉर्मेशन कैसा हुआ, उसका कलर क्या है, थिकनेस क्या है, टेक्सचर क्या है, एज क्या है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर क्या क्या है। अगर हम इन चीजों को देखेंगे ना, हमारे देश के अंदर इन द सॉइल्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के सॉइल्स जो है ना फ्रेंड्स, वो हम क्लासिफाइड करेंगे इन डिफरेंट टाइप से, या हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इंडिया जो है ना फ्रेंड्स, वो वेरी रिलीफ फीचर्स है ना, जैसे कि माउंटेन है, प्लेन है, पठार है, फिर कोस्टल रीजन है, फिर आइलैंड्स है, ये आप समझ सकते हो। लैंड फॉर्म्स है, अलग अलग प्रकार के आपको लैंड फॉर्म्स मिलेंगे, क्लाइमेटिक वेरिएंट्स मिलेंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट मिलेंगे आपको, वेजिटेशन टाइप्स मिलेंगे। ये सारे जो है ना फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, किसी भी सॉइल के टाइप्स के लिए। यानी कि कहीं पे कोई हार्श क्लाइमेट होगा, वहां के कुछ एरिड टाइप के आपको सॉइल मिल सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चले फ्रेंड्स, कहीं पे कोई फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्लाइमेट क्या होगा, बारिश भी होगी, साथ साथ में वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई जाते हो, तो वहां पे आपको फिर अलग प्रकार के सॉइल मिलेंगे। तो इस तरह से जो है ना फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी सॉइल के डेवलपमेंट के लिए। अब हम देखेंगे कौन कौन से सॉइल यहाँ पे आपकी किताब में हम देखेंगे। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, वो है आपके एल्यूवियल सॉइल्स। ये जो एल्यूवियल सॉइल जो है ना फ्रेंड्स, वो मोस्ट वाइडली सेपरेटेड इंपॉर्टेंट सॉइल, यानी कि देश की जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एरिया पे ये फैला हुआ है, ये आपके एल्यूवियल सॉइल। अब ये क्या है देखिए, इनफैक्ट जो है ना फ्रेंड्स, जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन जो है ना, जिसको हम इंडो गिंगेट यानी कि गिंगेटिक प्लेन बोलते हैं ना, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जिसको हम बोलते हैं ना। अब जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन जो है ना फ्रेंड्स, वो किससे बनी है, आपके एल्यूवियल सॉइल से। थोड़ा हम मैप पे जाएंगे फ्रेंड्स, उससे आप धीरे समझ जाएंगे। यहाँ देखिए आप एलुवियल सॉइल जो है ना फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा, इवन कि ये जो राजस्थान और गुजरात का जो यहाँ से कुछ कॉरिडोर जो है ना फ्रेंड्स, कॉरिडोर बोलते हैं हम, छोटे से ये जो आपको मतलब रास्ते टाइप के है ना, इसको हम बोलते हैं कॉरिडोर। इवन कि यहाँ से देखिए ये सारे रीजन क्या है आपके एलुवियल सॉइल, ये सारे देखिए इंडो, सॉरी फ्रेंड्स, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ना, ये सारे रीजन क्या आते हैं आपके एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पे लिखा भी होगा फ्रेंड्स, हम देखेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, दिस हैव बीन डिपॉजिट बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम है ना। अब हिमालयन रिवर सिस्टम क्या होता है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने वीडियोस बना के रखा है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है ना। अब क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब ये तीनों रिवर क्या करेंगे, ऊपर पहाड़ से अपने साथ पानी जब आएंगे ना, अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे, और जब ये नीचे प्लेन्स पे आएंगे ना फ्रेंड्स, जो आपके सैंड हुआ, जो वो पानी जो है ना फ्रेंड्स, उसी चीज को प्लेन्स पे छोड़ेंगे ना लास्ट पे, जो हल्के होंगे, बाकी बारी बारी चीजें जहां से स्लोप खत्म हो जाते हैं वहीं पे छोड़ के आएंगे ना। बड़े बड़े बोल्डर्स आप देखिए प्लेन्स पे उतना ज्यादा नहीं मिलेंगे जितना कंपेरेटिवली फुट हिल
फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स पे। क्यों? जब माउंटेन्स पे स्लोप बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो बड़े बड़े बोर्डर्स अपने साथ लेके आते हैं। जो ही स्लोप खत्म हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, उसके बाद नदी जो है ना, नदी क्या करेगी, छोटे 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 जो आपके सैंड्स हुआ, आपके सिल्स हुआ, वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, आपके प्लेन्स पे। तो इस तरह से आपके हिमालयन रिवर सिस्टम जो है ना फ्रेंड, जहाँ पे हमारे इंडस है, सिंधु नदी है, हमारा गंगा है, ब्रह्मपुत्र, ये सारे जो है ना फ्रेंड्स डिपॉजिट करते हैं आपके एल्यूवियल सॉइल्स को, ये आप समझ सकते हो। इसके साथ साथ कहाँ पे मिलेंगे आपको, राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। जो मैंने आपको बोला कॉरिडोर क्या होता है मैप पे है ना, ये आप समझ सकते हो। एल्यूवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल plains particularly in the deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। थोड़ा हम देखेंगे फ्रेंड्स इसके साथ साथ, ये जो रीजन है ना, ये देखिए, ये आप समझ सकते हो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये जो है रिवर्स जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे अपने साथ डिपॉजिट्स यहाँ पे जो ऊपर से लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, एल्यूवियल साइल इससे पता चल जाता है कि कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रिवर बह रहे होते हैं ना, वो अपने साथ नदी, नदी अपने साथ क्या लेके आएंगे, सैंड्स को, है ना, कहीं से जमीन को काट के लेके आएंगे ना। और कहाँ पे ये डिपॉजिट करेंगे, जहाँ पे प्लेन्स आएंगे ना फ्रेंड्स, वहां पे बड़े बड़े बोल्डर्स मैंने अभी आपसे कहा ऊपर ही छोड़ के आएंगे। जो आपके सॉइल है ना फ्रेंड्स, वही सॉइल जो पानी अपने साथ, उसका फिर कैपेसिटी रहता है कि भाई आगे कहाँ तक ले जाना है, तो ये कहाँ पे छोड़ते हैं, ये प्लेन्स में। तो इस तरह से आपको इन रीजन में क्या मिलता है, आपको एल्यूवियल सॉइल है ना, ये आप समझ सकते हो। इवन की ये जो प्लेन्स है ना फ्रेंड्स, कोस्टल प्लेन्स, कहाँ पे, महानदी, महानदी रिवर, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना नदी अपने साथ लेके आते हैं इन डिपॉजिट्स को, है ना, ये आप समझ सकते हो। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी आपको कौन कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल एलुवियल सॉइल, ये आप याद रखिए। अब इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सील एंड क्ले। यानी कि आपके एलुवियल सॉइल है ना, इसके अंदर क्या क्या होता है, सैंड, सील एंड क्ले। अब ये क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो हम बात की जब हायर क्लास में जाएंगे ना, एक एक करके वहां पे डिस्कस करना है, सैंड, सील एंड क्ले, इसका साइज क्या होता है, वो बहुत ही जरूरी होते हैं, बट उसके लिए आपको हायर क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे जैसे हम इनलैंड से रिवर वैलीज की तरह जाएंगे ना फ्रेंड्स, ये जैसे कि इनलैंड हुआ, है ना, यहाँ से आप जा रहे हो रिवर वैलीज की तरह, जहां से नदी बह रही है ना, वहां पे क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज, है ना, सॉइल के पार्टिकल्स थोड़ा आपको बड़े बड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नदी ने अभी कहीं कहीं से लेके आया होगा ना। जैसे जैसे आप रिवर से बाहर जाएंगे, वैसे वैसे फिर आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, पत्थर टूट जाते हैं, फिर उनको कहीं साल लग चुके होते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्यों बड़े बड़े मिलेंगे, क्यों, अभी रिसेंटली कुछ रिवर्स ने ट्रांसपोर्ट करके अपने साथ यहीं पे रखा हुआ, इसीलिए आपको बड़े बड़े साइज देखेंगे। इवन की अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली है ना, जैसे ये प्लेन है, जब आप अपर रीचेस में जाएंगे ना, वहां पे क्या होगा, देखिए, नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक द स्लोप, है ना, यानी कि यहाँ जहां से ब्रेक स्लोप जो है ना फ्रेंड्स, जैसे कि एक नदी आ रही है, ये आ रही है, फिर ऐसे ब्रेक होता है ना, जहां से स्लोप ब्रेक होती है ना, वहां पे क्या होंगे, बड़े बड़े बोल्डर जो है ना फ्रेंड्स, यहीं पे छोड़ के आएंगे, और जब प्लेन्स में इंटर हो जाएंगे, तो यहाँ पे छोटे 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 सैंड सिल्स नीचे आएंगे ना, ये आप समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि जब रिवर का जो है ना फ्रेंड्स, जो ट्रांसपोर्ट करने का जो ताकत है ना उसका, और प्लेन्स में आते हैं उसका, वो कम हो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। जैसे जैसे ऊपर पहाड़ों पे जाएंगे, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपने विजिट किया होगा, नदी का जो है ना आवाज भी बहुत ज्यादा तेज होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स अपने साथ उठा के लेके आते हैं, इवन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मॉनसून और समर सीजन, है ना, ये आप समझ सकते हो। द सॉइल्स आर कोर्स, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना फ्रेंड्स, वहां पे थोड़ा रफ टाइप के होते हैं, कोर्स का मतलब हुआ बड़े बड़े, है ना, ये आप समझ सकते हो। अब ये जो सच सॉइल, यानी कि ये जो जैसे जहाँ पे ब्रेक होता है ना स्लोप, वहां पे जो सॉइल जो है ना फ्रेंड्स, आप अगर देखें ना, वो थोड़ा कोर्स होते हैं, यानी कि सॉइल्स का जो है ना वो थोड़ा मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का जो है ना बहाव यहाँ से तेज होते हैं, और जब नीचे आएंगे ना फ्रेंड्स, वो छोटे छोटे होते जाएंगे, सिल्ट सैंड, है ना। क्यों? क्योंकि पानी का जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, ताकत भी कम हो जाते हैं, और नीचे नीचे आते हैं, आपको समझ सकते हो फ्रेंड्स, प्लेन्स पे इतना बोल्डर तो आएंगे नहीं, है ना, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे इतना, तो आप इमेजिन कर सकते हो। अब जहाँ पे है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिटमोन प्लेन सच एज द्वार्स, छोस एंड तिराई। यानी कि आपके ये जो पिटमोन क्या होते हैं, यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स, अभी हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे ब्रेक होते हैं ना स्लोप, वहां पे सॉइल जो है ना वो कोर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ होते हैं, आपके पिटमोन प्लेन्स। अब पिटमोन प्लेन क्या होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। यानी कि ये एक पहाड़ है, पहाड़ के जो फुट हिल जो है ना फ्रेंड्स, फुट हिल के बाद क्या होगा, प्लेन शुरू होंगे ना,
इसी को हम कहते हैं जहां से है ना पहाड़ खत्म हो जाते हैं, फुट हिल ऑफ माउंटेन्स। तो इसी प्लेन को हम बोलते हैं पिटमोन प्लेन्स, जहाँ पे स्लोप खत्म हो जाती है और प्लेन शुरू होना, प्लेन जो है ना फ्रेंड्स वो शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं पिटमोन प्लेन्स। अब ये कहाँ कहाँ पे आपको जैसे कि अलग अलग टाइप के नाम मिलेंगे, दुआर्स, छोस एंड तेराई, है ना, ये आप समझ सकते हो सॉइल की, ये आप अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। Apart from the size of their grains and components, soil are also described as the basis of their age। यानी कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स ग्रेन्स के क्या साइज होते हैं, ये है ना, ये हमने डिस्कस किया। अब सॉइल की जो है ना फ्रेंड्स इसका एज भी होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द एलुवियल सॉइल जो है ना फ्रेंड्स वो क्लासिफाइड है आपके ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को हम बोलते हैं बंगर एंड न्यू एलुवियल को हम बोलते हैं खद्दर। अब फर्टाइल कौन से ज्यादा होगी, आपके खद्दर ऑब्वियसली है ना, क्योंकि वो समझ सकते हो है ना फ्रेंड्स, क्योंकि एलुवियल सॉइल ही बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होता है, इतना तो आप समझ सकते हो ना, चाहे वो बंगर हो या खद्दर हो। तो बंगर सॉइल ऑल्सो हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल, यानी कि आपके कंकर जो है ना फ्रेंड्स वो किस में ज्यादा होते हैं, आपके बंगर में, है ना, क्या आप समझ कंकर जो कंकड़ आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ लिया होगा। देन द खद्दर, अब ये जो है ना फ्रेंड्स आपके खद्दर इट हैज फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन बंगर, यानी कि आपके खद्दर जो है ना वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं उसके अंदर एज कंपेरेटिव इन द बंगर, आप याद रखिए। एल्यूवियल सॉइल जो है ना फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बोल रहा था कि पूरा एल्यूवियल सॉइल है ना एज ए होल आर वेरी फर्टाइल, यानी कि चाहे वो खद्दर हो चाहे वो बंगर हो, बाकी सॉइल्स के बनिस्बत जो है ना फ्रेंड्स आपके एल्यूवियल सॉइल फर्टाइल होता ही होता है ना, ये आप समझ सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं, आपके पोटाश होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, लाइम होते हैं, वो किसके लिए जरूरी है आपके, जैसे कि शुगर केन के लिए, पेडी के लिए, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स, यानी कि दालों के लिए ना, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है। अब ये फर्टाइल होने से क्या होगा, एल्यूवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा राइस की कल्टीवेशन होते हैं। अब इंटेंसिवली क्या होगा, कमर्शियल एग्रीकल्चर, वो मैंने आपकी एट की क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था फ्रेंड्स, आप उन सारे वीडियोस को देखिए, यहाँ पे हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे ना, ज्यादा टाइम लेंगे। इसके साथ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर फेवरेबल होगा, तो वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होगा ना, जैसे आप गंगा प्लेन्स में देख सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ड्रायर एरियाज ऑफ मोर अल्कलाइन है ना, अल्कलाइन जहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है ना फ्रेंड्स ड्रायर एरियाज में, वहां पे हम क्या करते हैं, सॉइल को इरिगेशन करके इस रीजन को फिर से, जहाँ पे एलुवियल सॉइल का ड्राई वाला रीजन है ना, वहां पे हम थ्रू इरिगेशन पानी लगा के हम बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करते हैं ना, क्या आप समझ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स मैंने बोला था आप इसके वीडियो को कंप्लीट करेंगे बट हो नहीं पा रहा है ना, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए इन सब चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम जो लास्ट टॉपिक आएंगे ना इनको मैं तीन चार तो हो जाएंगे, मैंने पहले भी बोल रखा था, बट आज की वीडियो में मैंने बोला था कि भाई आप मैं कंप्लीट कर दूंगा, बट हो नहीं पा रहा है। जब वीडियो लंबे हो जाएंगे ना तो आप समझ सकते हो फिर मुझे अपलोड करने में इश्यूज आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं।